अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके बरकी में मुबैना तौर पे ज़मीन के तनाज़े पर एक बुज़ुर्ग को मुखालफिन ने गला दबाकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चंद मुलज़िमों को उनमें से गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुद्दइयों की दरख्वास्त के ऊपर उन्हीं के बरादरी के कुछ अफराद के ख़िलाफ़ नामज़द मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। ये जायदाद का तनाज़ा कितने अरसे से चला आ रहा था और इन बुज़ुर्ग जिनको कत्ल किया गया है इन्हीं को क्यों टारगेट किया गया, इंसाफ के तकाज़े कैसे पूरे हो रहे हैं, ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस गांव के अंदर आज से कबल जितने भी कत्ल हुए हैं वहाँ उसकी संगीनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो इस गाँव में हमेशा ख़राब रही है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंसाफ के तकाज़े पूरे होते देख रहे हैं, क्या पुलिस जो है वो जो लॉ कोर्स ऑफ लॉ है उसको पूरा कर रही है कि नहीं कर रही, इनसे जानते हैं। हमारे साथ मकतूल के भाई जो मुद्दई मुकदमा भी हैं और दीगर रिश्तेदार मौजूद हैं, उनके बेटे जो है शाहिद हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। चाचा जी, सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद जमील मोहम्मद सलीम। आपके बड़े भाई थे जो? मेरा बड़ा भाई। क्या चाचा जी उस दिन क्या हुआ, आपने क्या देखा? असी इतों सारे तिने चारे भाई, एक बेटा मेरा, असी इतों निकले हैं तो असी अपनी पैली ते चले गए। कितनी दूर है पैली? पैली इतों साढ़े घर तो 3 किले हट गई है, चौथे किले दे विच। अच्छा जी। उत्थे जाके जो साढ़े ट्रैक्टर बाउन लग पे तो बेटे ओदे नूं फोन आया, मेरे मम्मा के भरा दे उन्होंने फोन आया भी मेहदीपुर फौतगी हो गई है। तो फोन आया गवावे हो साढ़े माथड़ लगता वो मशीरा व्याही पुफी उन्होंने फौतगी हो गई। तो उन्हें आख्या भी चलो तुम पली वाह हो तो मैं फौतगी से चला जाना। असी उत्थे पली वाहन डा पे, घर आ गया, घरों कपड़े पाए ने, नाल ओदा बेटा है, वो दोवें जने इतों रवाना हो गए। ठीक है, मेहदीपुर जाने कितनी दूर है? मेहदीपुर कोल ही है? हाँ जी, नहीं बेदियां रोड तो परले पासे। ठीक है। वो इतों घरों रवाना हो गए ने, अगे जाके तो एक ट्राला मिट्टी का सरीचा महाल पार्टी सारा कट्ठ करके तो बैठी। उन्हें बैठे तो इन्हें बाबे ने जाके तो आख्या भी रोको मोटरसाइकिल। बेटे ने मोटरसाइकिल रोकी तो उन्हें आख्या भी जमीन साढ़े ना होगी, पटवार खाने में केसां तो भी सारी क्लीयर हो गई। मुलजिमा ने किया या ये बाबे ने किया? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਬਠਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ 7-8 ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। गल पाया कि किसी ने गला दबाया है, कुछ एक तो छाती से लेटता रहा, किसी ने कुछ मारिया, किसी ने कुछ मारिया है। बड़ा यूम इकट्ठा होया तो असी मैं मुंडे नूं आख्या ट्रैक्टर रोक, अपने घर को शोर बड़ा पैन दिया, उत्ते रौला पैन दिया। मुंडे ने ट्रैक्टर रोकया, मैं उतों ट्रैक्टर मेरा बच्चा बाहर चला के आया, मैं दबा दब पैदल टुर पिया। किन्ना फासला होएगा तुहाडी पैली तो ते जिथे वकूआ है? ये 5 किले का फासला। ठीक। वो 10 मिनट का रास्ता है। मैं उत्थे पहुंचा, मैं मौके पर कोई आदमी परन ना सके ने, कोई चांगरा मार देन पा, कोई कुछ कर देन पा, कोई लेंदे नूं भज गए ने तो कोई परले पासे नूं भज गए ने। मैं मौके पर आन के अपने भाई की लाश मौके पर चुकी। मौके पे ही वो फौत हो गए थे? मौके से फौत हो गए। मैं लाश चुकना पे तो पुलिस आ गई। मैं पुलिस ने किहने बुलाया? तुसीं लोकां ने बुलाया? हाँ जी, वन फल से कॉल की। पुलिस मौके पर आ गई, असा अपने भाई की लाश पुलिस के हवाले कर। पोस्टमार्टम वगैरह होया? हाँ जी। ते वो जिहड़े मुखालफीन ने तुहाडे वो रिश्तेदार ही ने? हाँ जी, है तो रिश्तेदार ने, पर रह नहीं। ते उन्हां दे नाल ज़मीन दा तनाज़ा वगैरह तुहाडा चल रहा है? ये चलदा सी पिया तनाज़ा। अज तो तनाज़ा पहले दिन ही साडे नां पटवार खाना पहले साडे नां ही हो गया। वो केस लाई गए ने ते असीं वकील खिलार के ते लड़दे ने। ये असा केस लड़िया 15-16 साल। अच्छा। ये 15-16 साल हो गए सर केस हाई कोर्ट तक साडे हक दे विच। वो इसे पिंड दे रहने वाले ने? हाँ जी। ये जमीन भी खुद हुण मेरे नां है, मेरे कोल फर्द पई ये जमीन दी। तुसीं मुकदमा किन्ना लोकां दे खिलाफ दर्ज कराया ते किन्ने बंदे ने मतलब नामजद किन्ने बंदे? असम पर्चा? हाँ जी, मुकदमा पर्चा किन्ने बंदियां दे खिलाफ दर्ज कराया ते कौन ने? हाँ 7 बंदे। ते कौन ने वो लोग? एक अब्दुल रज़ाक, एक अब्दुल सत्तार,
ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਚ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸੋਟੇ ਫੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਤੜੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ कौन है? ये मेरे चाचे के बेटे ने मोहम्मद शवाब, जो माइक पकड़े, जो फौत हुए हैं वो आपके चचा लगते थे? जी, तायाजाद भाई थे। आपके तायाजाद भाई थे वो? जैसे ये चाचा जी बता रहे हैं कि जो मुलजमान है वो भी इसी गांव के और आप लोगों की बरादरी के ही हैं, तो ये तनाज़ा उनके साथ है क्या? जैसे चाचा जी बता रहे हैं कि केस तो आप लोग जीत चुके हैं सारा, कितनी ज़मीन है, क्या केस है, कितना पुराना केस है? साडा केस ज़मीन ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। किन्ने अरसे तो चल रहा है? 18 ਸਾਲ ਤੋਂ। अच्छा। ਤੇ 3-4 ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸੀ, ਤਨਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ? ਤਨਾਜ਼ਾ ਜੀ, ਤਨਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ, ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹੁਣੇ ਆ ਨਾ ਪੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈ, ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਡੇਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਡੇਰੀ ਦਾ ਰਕਬਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪਟੇ ਦਾ ਰਕਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ 11 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮਤਲਬ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਫਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਦਫਾ 3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਉਹ 7:52 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। 10-15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3-4 ਦਫਾ ਸਾਡੀ 7:52 ਹੋਈ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇਸੇ ਕੇਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਘੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, वो इसी तरह ही मतलब ना वकूआ हो गया। जैसे ये कह रहे हैं आप कि इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया, 15 कर दी थी, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। हाँ जी। तो जो 7 मुलजिम आप लोगों ने नामजद किए, उसमें से कितने पकड़े जा चुके हैं, कितने फरार हैं? वो पुलिस ने मौके के उत्ते जिहड़ा ना अपना 7 बंदे अरेस्ट किए सी, जिन्हां दे विचों नामजद 3 सन, ते 4 जिहड़े ना दौड़ गए सन। वो इन्हां जदों मतलब डक्या डुक्या ते इन्हां नूं ते वो पै गई ना अपने भाई दी कि इहनूं वेखीए की, ते वो उन्नी देर मतलब फरार हो गया। 4 बंदे दूसरे घर 'च ही सन। वो फिर साडे बंदियां ने जिहड़ा ना वो पुलिस की मदद नाल मतलब पुलिस ने उन्हां नूं अरेस्ट कर लिया।
इस गांव के अंदर जब भी पहले कभी अगर कत्ल वगैरह की वारदात हुई है तो बड़ी नक्शे अमन हो जाता है, दोनों फ्रीकैन जो है वो जो एक मुलजिम पार्टी होती है उसके घर वगैरह जल जाते हैं, जानवर जो। तो इस तरह का यानी आप कह रहे हैं कि आमने सामने घर हैं, वो लोग भी आपके बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हैं, तो आपको नहीं लगता जैसे ये कह रहे हैं कि वो सुबह डंडे लेके हमारे घर के बाहर खड़े थे तो नक्शे अमन हो सकता है? आप लोगों ने पुलिस को इस बारे में बताया? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 60 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਸਹੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾਦਿਓਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਝਗੜੀਏ ਜਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਝਗੜੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। सही। आप मुदई और उनके रिश्तेदार की गुफ्तगू सुन रहे थे। जब ये मकतूल जिनके बारे में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जब ये जा रहे थे तो उनके साथ बेटे भी थे, वो ऐनी शाहिद भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या वक़ूआ देखा और अब आगे किस तरह से केस जो है वो चल रहा है। भैया आपका नाम क्या? मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद शरीफ। जिस जब आपके वालिद साहब रिश्तेदार की फौतगी के लिए जा रहे थे, आप साथ थे? मैं साथ था बिल्कुल। क्या हुआ, क्या कैसे एकदम वो लोग सारे आ गए, कैसे आपके? सर मैं घर से मेरे वाले साहब कपड़े पा कर निकले हैं तो मुझे कहते हैं वो मुझे उधर छोड़ाओ, फौज के बाद छोड़ के वापस आ जाना। तो हम दोनों इधर से घर से निकल गए हैं। जो ज़मीन है हमारे घर के पास ही बिल्कुल ये साथ ही है। तो रास्ते जा रहे थे, रास्ते ऊपर ही ज़मीन है जो जिसका इशू चल रहा था, तो वो मिट्टी डाल रहे थे जो मुखालिफ पार्टी है। तो हम उधर से गुजर रहे हैं, बाबा जी ने मुझे रोका, मेरे वाले साहब ने कह रहे थे इधर रोको, मैं इनको रोक कर आता हूँ कि हमारी ज़मीन पर मिट्टी डाल रहे हैं। तो मिट्टी डाल के क्या करना चाह रहे थे वहाँ पे? कब्जा करना चाह रहे थे। तो मैं रुक गया हूँ उधर। तो वो अकेले गए हैं, मैं उन्होंने कहा बेटा आप पीछे खड़ो, मैं अकेला जाता हूँ। वो अकेले गए हैं तो उन्होंने रोका हमारी ज़मीन पर आप मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, इधर कब्जा क्यों करना चाह रहे हैं। तो वो सारे उनके जो पहले ही तैयार बैठे हुए थे, प्लानिंग उन्होंने की हुई थी और कुर्सियाँ वगैरह जो मेज़ वगैरह उन्होंने अपने घर में लगाए हुए थे, काफ़ी उन्होंने मजमा इकट्ठा किया हुआ था और साथ असला वगैरह भी रखा हुआ था। तो वो बाबा जी गए हैं, मैं 5-10 मिनट के उनके करीब था तो वो सारे उनके गले पड़ गए हैं। किसी ने डंडा पकड़ा हुआ है, एक ने इधर मारी है, तो एक ने इधर उनके जो है कई कबाड़ी पकड़ी हुई थी। तो जब मैंने देखा मैं उनकी तरफ भागा हूँ तो उनके कुछ बंदे थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे उन्होंने चपेटें वगैरह मारी हैं और मेरे कपड़े वगैरह फाड़े हैं। तो मेरी बात किस्मती है जो मैं उनको बचा नहीं सका, मेरे सामने वो बहुत हो गए, उधर मौके पर दम तोड़ गए हैं। तो मुझे उन्होंने पकड़ा हुआ था मुखालिफ पार्टी, उनको बनते थे कुछ। तो आपके वालिद साहब से ऐसी क्या उनकी दुश्मनी थी? यानी सारा खानदान आप लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आपके वालिद साहब को क्यों टारगेट किया उन्होंने? सर हमें तो पता ही नहीं था ना, उन्होंने प्लान की बात पहले झगड़ा किया करने का हुआ था। वो जो इधर से जा रहे थे वो हमारे जो बंदे थे वो समझदार भी थे कुछ, जो वो सारा जानते थे निज़ाम। तो हम तो उधर से जा रहे हैं, हमें तो पता नहीं था ये मसला बढ़ना था। तो सिर्फ बाबा जी उनके सामने आ गए तो उन्होंने। तो आपको क्या लगता है वो कैसे उन्होंने कत्ल किया है और किस तरह वो फौत हो गए? ये भी तो हो सकता है। मैंने सर आंखों में देखा, एक ने उनके गल में जो है ना कपड़ा डाला हुआ था, गल दबाया हुआ था, गला दबाया हुआ था, एक ने ईंट मारी है इस जगह पर, एक ने जो ना नफस पर कहीं वो उसका वार किया हुआ। तो पोस्टमार्टम वगैरह करवाया आप लोगों ने? पोस्टमार्टम सर वो बिल्कुल करवा दिया। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आई, उसके अंदर पता चला कि क्या वजह बनी? रिपोर्ट अभी नहीं हमें इसी हुई, रिपोर्ट अभी तक नहीं आप लोगों को मौसूल हुई। तो जैसे आपके चचा बता रहे हैं कि अभी सिर्फ 3 बंदे पकड़े गए हैं, बाकी बंदों के बारे में क्या कहते हैं? बाकी बंदे सारा आज़ाद फिर रहे हैं, कोई उनको कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे सामने आ रहे हैं, झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पुलिस से पूछा है कि केस के अंदर अब तक क्या पेशरफ्त है, क्या किस तरह से तफ्तीश चल रही है? पुलिस कहती है हम अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको उम्मीद यूज़ नहीं करेंगे, यही कह रही तसल्लियाँ दे रही हैं पुलिस में। आप भी वहाँ पे मौजूद थे, अगर उन्होंने आपके वालिद को कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था तो आप तो ऐनी शाहिद बन गए, तो फिर आपको क्यों छोड़ा उन्होंने? सर मुझे भी पकड़ लिया था ना,
तो मैं भागन की तरफ हूँ, तो मुझे उन्हें पकड़ लिया, तो मैंने जोर डाल दिया, शोर मचा दिया। पहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए हैं, ये मेरे भाई इधर जो है शायद गुजर रहे थे, तो मैंने इसको आवाज़ दी है, ये भी आ गया था, और जो मोहल्ला वाला इकट्ठा हो गया। तो फिर ये वकूआ किस टाइम का, दिन का टाइम? हाँ, दिन 11 बजे का वकूआ था। उस वकूबे के बाद मैंने फ़ौरन बाद 15 पर कॉल कर दी। इसी टाइम 15 आपने की? मैंने की थी सर। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे, इससे पहले मुद्दई और दीगर रिश्तेदार जो थे वो बात कर रहे थे। ज़मीन का तनाज़ा है, काफ़ी सालों से ये तनाज़ा जो है वो चला आ रहा है, और इस तनाज़े के दरमियान इनके बकौल अदालत से ये केस जीत चुके हुए हैं, और ज़मीन जो है ना सिर्फ इनके नाम पे फ़र्द निकलाई हुई है, इनके नाम पे ज़मीन बोलती है, बल्कि कब्ज़ा भी जो था वो इनको दिलवा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मुल्ज़िमान ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, और जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो इनके बकौल उनको गला दबा के कत्ल किया गया है, और ईंट और दीगर जो चीज़ें थी वो उनके ऊपर वार किए गए, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा लिया हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतज़ार है, जिसके अंदर ये कंफर्म हो जाएगा कि उनकी मौत जो है वो किस वजह से हुई है। लेकिन अभी इनका यही मानना है कि 3 मुलजिम पकड़े गए हैं, बाकी मुलजिमान जो है वो यहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं, और पुलिस जो है वो बाकी मुलजिमों को गिरफ्तार करने से कासिर है। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी। मुद्दइयों का कहना है कि उनके मुखालफीन ने बाकायदा प्लानिंग करके शरीफ को कत्ल किया है, और गला दबा के बहुत से यानी शाहिदीन के सामने किया है। हम इस टाइम मुल्ज़िमान के घर के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पे उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई है कि वो अपने मौक़िफ़ में अगर कुछ बताना चाहते हैं कि जो इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है, क्या वो दुरुस्त भी हैं या नहीं। लेकिन उनके घर में मर्द कोई भी मौजूद नहीं है, और बताया यही जा रहा है कि ख़वातीन और ख़वातीन जो हैं वो मीडिया पे आके कोई बात नहीं करना चाहती, ताकि हम बैलेंस कर सकें स्टोरी को। इसलिए उनके घर के बाहर हम काफ़ी देर उनका इंतज़ार करते रहे कि शायद उनके कोई मर्द जो है वो सामने आ जाए, क्योंकि मुद्दइयों की जानिब से ये कहा गया कि पुलिस ने अभी तक सिर्फ 3 अफराद को हिरासत में लिया, और बाकी अफराद जो हैं वो यहाँ पे गांव में ही फिर रहे हैं। इसलिए हमने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन बताया ये जा रहा है कि घर में सिर्फ ख़वातीन है, मर्द कोई नहीं है, और वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो नहीं दे सकते। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि उनका ये जो ज़मीन का तनाज़ा है ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, और उनको तकरीबन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मुताबिक तमाम प्लेटफॉर्म्स से कामयाबी हुई है और उनकी ज़मीन है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुल्ज़िम पार्टी है वो गाहे बगाए कोई ना कोई ऐसा एक्ट ज़रूर करती है जिससे नक्से अमन का अंदेशा होता है, और इसी तरह का वाक़या भी पेश आया जब ये मोहम्मद शरीफ जो थे वो अपनी जान की बाजी हार गए। हमारे साथ हमारे नफ्सियात उस्मा आशिक साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक इंसान को पता होता है कि वो दूसरे का नुकसान पहुंचाएगा और ज़मीन फिर भी उसके हाथ नहीं आएगी, कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है उसके मुताबिक ही ज़मीन उसको या कोई भी जायदाद है उसको मिल सकती है, तो उसके ये तमाम उसके नुकसानात और ख़दशात जो हैं वो जानने के बावजूद भी कैसे इस तरह का एक्ट कर लेता है जिससे ना सिर्फ उसको बल्कि दूसरे को भी नुकसान पहुँचते, और इस तरह के वाक़यात में तसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और तसलसल से ये वाक़यात जो है रोनुमा होने शुरू हो गए। इसकी क्या वजह है? एक तो डॉक्टर साहब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि एक इंसान को ये मालूम हो कि अगर वो दूसरे का नुकसान पहुंचाएगा तो उसको भी इन रिटर्न नुकसान हो सकता है, कानून हरकत में आएगा, वो पकड़ा जाएगा, जेल जा सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी हम वो इक़दाम उठाते हैं। क्या वजह है? देखिए, पहले तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ पे गौर करने की कि वो शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। जब माशरे में इंसाफ ना मौजूद हो और जब लोगों को पता हो कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम जितनी भी एफ़र्ट्स कर लें, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो इंसाफ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, और ख़ुद से ऐसे एक्ट्स करते हैं जिनसे वो समझ सकते हैं कि शायद कोई बेहतरी या उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है उनकी अपनी कोशिश के साथ। दूसरी बात ये कि ये जब उसको पता होता है कि वो पकड़ा जाएगा या उसको पकड़ लेंगे या उसकी जो है वो बाद में उसको मसाइल पड़ सकते हैं, लेकिन वो उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है।
वो शायद वो एक्ट जो है वो हर तरीका इख्तियार करने के बाद कर रहा होता है। उसने बहुत से तरीके इख्तियार कर लिए होते हैं। आप जानते हैं कि अदालत में इतने केसेस हैं जिनकी हम आए दिन सुनते रहते हैं कि साल हर साल जो है वो कोशिश करते रहे लोग और मुकदमे लड़ते रहे और उनको इंसाफ नहीं मिला, और बहुत सालों के बाद फिर वो जब उनकी पता नहीं 3rd या 2nd जनरेशन थी तो उनको इंसाफ मिला। तो उस कोशिश में वो सिचुएशन को या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अगर इस केस की अगर बात की जाए तो इस केस के अंदर 16-18 साल से मुकदमा जो है वो चल रहे हैं और मुद्दई पार्टी ये कहती है कि वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको कहा गया कि ये ज़मीन उनकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुबैना तौर पे मुलजमान ने हमला किया और ये जो बुज़ुर्ग हैं ये उसके अंदर जाम बहक हो गए। अब ज़मीन तो फिर भी इन्हीं के पास रहेगी, उल्टा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उनके 5-6 लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया तो उनको ये ज़मीन तो फिर भी वो नहीं हथिया सके। इन सर्कमस्टांसेस का डेफिनेटली उनको पता होगा, फिर भी वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। देखिए, इस तरह की ज़मीन के मामलात में अक्सर मैं जिक्र करती हूँ कि अगर कोई शख्स सुबह उठ के किसी का कत्ल कर देता है तो ये ऐसे ही नहीं कत्ल हो जाता, उसके पीछे बेशुमार अवामिल शामिल होते हैं। उसमें बेशुमार नाइंसाफ़ी या बेशुमार उसके अंदर जो स्टीम बनी होती है वो किसी ना किसी तौर पे जो है वो निकलती है। इस सूरत में भी बहुत से कोशिशें उन्होंने कर तो ली, लेकिन और ये भी उनको पता है कि अल्टीमेटली उनको कुछ हासिल नहीं होगा या दूसरी पार्टी ले जाएगी या कुछ, लेकिन ज़मीन के मामलात को यूजुअली नेक्स्ट जनरेशन या हमारे माशरे में एक डिफरेंट नज़र से देखा जाता है। वो एक सिक्योरिटी का पर्पज़ होता है या वो उसको रखा जाता है कि वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को अगर हम ना ले सके तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसको फेस करेगी या हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम उसको अर्न कर लेंगे। तो बेसिकली उसको एज आ सिक्योरिटी और एज आ क्या कहना चाहिए कि एक सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है कि वो हमें सेफ रखेगी। कत्ल इतना आसान क्यों होता जा रहा है हमारे माशरे में? अगेन मैं आपको ये बिल्कुल ये कहूँगी कि जब नाइंसाफ़ी या जब उस शख्स के साथ एक राइट पे जो इंसान राइट पे है और जो अपने राइट के लिए लड़ा है और फिर भी इंसाफ नहीं ले पा रहा और फिर उसको मजबूर कह लीजिए कि वो कानून उसको मजबूर कर देता है कि वो भी एक पॉइंट पे आके सोचता है कि मैं ऐसा क्या तरीका इख्तियार करूं। नो डाउट कि हम किसी के एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम ये किसी के एक्ट को ये नहीं कह रहे कि उसको बिल्कुल ठीक किया, उसने उसको ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन उसकी भी ज़हनी हालत इस लेवल तक लाने में वो बहुत से अवामिल हैं सोसाइटी के जो उसको इंसाफ में नहीं मिल सके या उसकी तरबियत में या उसकी अप्रोच में। नाइंसाफ़ी तो बहुत से लोगों के साथ होती है, हर कोई कत्ल करने नहीं चल पड़ता, हर कोई जो है, बहुत से लोग चुप कर जाते हैं, बहुत से लोग बर्दाश्त करने में कि जी छोड़ें कि हमने क्या अल्लाह पे छोड़ देते हैं, कुछ लोग ये अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों के अंदर वो रिबेलियस एटीट्यूड होता है कि वो हम अगर हमें यहाँ इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर आगे किसने देखा है, वो फिर खुद से उस अवामिल में घुस के तो उस तरह के एक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद भी कहा कि गुस्सा हर शख्स को आ सकता है, लेकिन इंसान को पता होता है कि उसने किस हद तक जाना है। अगर लाहौर की बात की जाए, 400-450 कत्ल होना हमारे लाहौर में सालाना आम सी बात हो गई भी है, तो आबादी तो 1.5 करोड़ की है, तो उसके अंदर से चंद 100 लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो ये एक्ट कर रहे हैं। क्या इन लोगों का अपने गुस्से के ऊपर इख्तियार नहीं रहता, या जैसे आप सर्कमस्टांसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस केस की अगर हम बात की जाए, इसमें तो मुद्दई कह रहे हैं कि हम हर तरफ से केस जीते हैं, हमें बाकायदा कानूनी तौर पे कब्जा दिया गया, तो वो अपनी शिकस्त का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर तमाम लोग ऐसा करना शुरू हो जाएंगे फिर तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना ही पॉसिबल नहीं रहेगा। देखिए, अगेन कि जब कानून जो है अगर कोई ज्यादती कर रहा है और उसको कटहरे में नहीं लेकर आया जा रहा, उसको सही मायनों में उसको जिसे कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक सेइंग बनी हुई है कि जी आप वकील ना करें, आप जज करें। तो आप इस तरह की सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे वो बेशक अपने नाइंसाफ़ियों का बदला ही ले रहे हैं या वो उस एक्ट को अब वो जिस अज़ियत से या जिस प्रोसेस से वो खुद गुजरे हैं, वो तो खुद एक ज़हनी मरीज़ मैं समझूंगी कि वो बन चुके होंगे अब तक के जितने प्रोसेस से वो गुजरे होंगे।
तो बेसिकली ये वो माशरे का, जिस तरह आपने कहा ना कि बहुत आसान हो गया है किसी की जान लेना या किसी की, तो ये अगेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या एक हमारे जो लॉ का इदारा है उसके लिए एक सवालिया निशान है। ये फिल्में वगैरह कितना किरदार अदा करती हैं आपके ख्याल में किसी की ऐसी सोच, ऐसी अप्रोच बनाने में कि फिल्मों में यूजुअली यही देखा जाता है ज़मीनों पे कब्ज़ा करना है तो पूरे का पूरा ख़ानदान मार दिया जाए, ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया जाए। बहुत सा हमारा जो यानी हमारी फिल्मों के अंदर, हमारे ड्रामों के अंदर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्या लोग उससे भी ट्रैक्ट होते हैं? आप फिल्मों की बात करें या आजकल जो वीडियो गेम्स हैं जितनी बच्चों को इजीली अवेलेबल हैं, उसमें जितना एग्रेशन या जितनी मारधाड़ या इवन के कभी आपका इत्फाक हो देखने का तो आप देखें कि वो हीरो कुछ भी कर सकता है। वो हीरो जो है, वो बच्चा जो खेल रहा है, वो आइडलाइज कर रहा है अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर, वो किसी हद तक भी जाके वो गेम जीतने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे को बहुत शुरू में नो डाउट कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, और मीडिया जो है, बच्चा जो सोशल मीडिया देख रहा है या प्रिंट मीडिया जिसमें भी वो इन्वॉल्व है, तो उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी पॉजिटिविटी उसके उस जहन को जहाँ वो डेवलपमेंटल एज में है वो उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वो उन्हीं चीज़ों को देख रहा है अपने इर्द गिर्द, और जो सोसाइटी में उसको जो रद्द अमल या बिहेवियर्स नज़र आ रहे हैं कि जब गुस्सा आएगा तो कैसे मुझे रिएक्ट करना है, घर के अंदर, स्कूल के अंदर, माशरे के अंदर, दोस्तों के साथ, तो वो उसी तरह के रवैये अपनाएगा और एक्ट करेगा उस पर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माहिर कानून हाफिज फहाद साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का ये केस है, जिस तरह की FIR हुई है, माहिर कवानीन से जब भी हम राय लेते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि तमाम केस जो है वो FIR के ऊपर मुनहसर होता है। जो FIR के अंदर मतन लिखा जाता है, केस उसके मुताबिक शक्ल जो है वो इख्तियार करता है। इसके अंदर ना तो कोई असलहा इस्तेमाल हुआ है और ना ही कोई ऐसा आला कत्ल जो है वो बताया गया है FIR के अंदर जिससे फौरी तौर पे मौत जो वाक़ई हो सके। जबकि मुद्दइयों ने इसके अंदर लिखा है कि गला दबाकर, सीने पर बैठकर और दीगर ज़रबों से ये मौत जो वाक़ई हुई है। ये FIR कैसी है और इसके अंदर क्या सज़ा हो सकती है, ये हाफिज साहब से जानते हैं। हाफिज साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अमूमी तौर पे जो माहिर कानून हैं वो हमेशा कहते हैं कि केस FIR के मुताबिक चलता है, लेकिन बहुत से ऐसे माहिर कानून हैं जो कहते हैं कि FIR तो एक फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस मौके पे पहुंचती है उसको दे दी जाती है। FIR की बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर आप क्या समझते हैं, क्या हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले जो पुलिस के पास आपका मौक़िफ़ जाता है वो फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत ही जाता है, जो 154 के तहत दर्ज होती है। और FIR के बाद जो भी आप मौक़िफ़ अपना बदलते हैं, उसमें एडिशन करते हैं या कोई चीज़ निकालते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके केस को 100% नुकसान देता है, और इतना नुकसान देता है कि वो एक्विटल का सबब बनता है। अब मिसाल के तौर पे इसके अंदर FIR के अंदर इन्होंने, मुद्दइयों ने ये एलिगेशन लगाया है कि तकरीबन 7 लोगों ने मिल के गला दबाकर इनका मर्डर किया है, ये जो डेथ हुई मुतवफ़ी की। अब जब कल को इसकी फ्रांजिक होगा, इसकी दूसरी रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें अगर ये साबित हो जाता है कि उनके गले के ऊपर एक बंदे के निशान थे, एक हाथ के निशान थे या 2 हाथों के निशान थे, तो अल्टीमेटली बाकी जो मुल्ज़मान हैं वो बरी हो जाएंगे। तो इसलिए जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसकी क्रिमिनल लॉ में बड़ी अहमियत होती है, और कल को उसके साथ जो कॉन्ट्राडिक्शन होती है वो आपके केस को नुकसान पहुँचाती है। अब प्रेजेंट केस के अंदर जो हम देखते हैं, एक अरसे से इनका एक सिविल डिस्प्यूट चल रहा था। जब आपके डिस्प्यूट्स का फैसला टाइमली नहीं होगा, हमारे कानून में एक मुहावरा है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जब आपको इंसाफ अदालतों से जल्दी नहीं मिलना, मौके पे नहीं मिलना, तो फिर लोग कानून को अपने हाथों में लेना शुरू कर देते हैं, और उसी का शाखसाना ये कत्ल जो हमारे सामने आज आया है, ये उसी का नतीजा है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेजेंट FIR जो है, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, एविडेंस कलेक्शन होगी,
उसके बाद ये किसी नहज पे जाएगी। लेकिन जो हमें सरेदस्त नज़र आ रहा है, ये FIR बहुत वीक है। 7 लोग नामजद हैं, 1 डेथ हुई है और इसके अंदर कोई मतलब वो ऐसी चीज़ भी नहीं। आप सब ये बताइएगा कि जिस तरह से इसके अंदर लिखा गया है कि सांस यानी गला दबाकर सीने के ऊपर बैठकर और मुख्तलिफ तशद्दुद के ज़रिए जो है वो मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, फ्रांसिक रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। ऐसे केसेस के अंदर कितना मुश्किल है इस चीज़ को डिटरमिन करना कि अगर एक शख्स की उम्र 50-60 साल है और उसको अगर कोई वो गिर जाता है तो उसकी डेफिनेटली उसकी सेहत भी उस तरह से वीक हो जाती है वक्त के साथ साथ। तो इस चीज़ को डिटरमिन करना कितना मुश्किल है कि ये कत्ल है या तबई मौत है। देखिए जी, सबसे पहले बात ये है कि इसके अंदर कॉज ऑफ डेथ देखी जाती है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। क्या कॉज ऑफ डेथ जो है वो कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट का बंद हो जाना, या मतलब हार्ट अटैक है, या कोई और चीज़ है। अगर तो ये कल को साबित होता है कि ये इसकी मौत गला दबाने से ही हुई है तो फिर ये मामला किसी और तरफ जाएगा। और अगर उसको हार्ट अटैक हुआ है या कोई और मामला तो हैं, कॉज ऑफ डेथ से ये मर्डर अगर साबित नहीं होता तो ये डेफिनेटली बरी हो जाएंगे। इस FIR में मुद्दइयों की फेवर में जो एक चीज़ है वो ये है, इसमें एक दफ़ा लगी हुई है 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन होती है। ये सब लोग 7 के 7 लोग जब मौके पे आए हैं तो इनका मकसद उस बंदे को कत्ल करना ही था। अगर 34 ही सिर्फ प्रूव हो जाती है तो सब लोगों को वही सज़ा होगी जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड को होगी, चूँकि ये सब लोग साथ थे और सबका मकसद यही था इस बंदे का जो है मारना। हमने जो मुल्ज़मान हैं उनका भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन वो तमाम जो है वो अपने घरों में मौजूद नहीं थे, उसकी वजह से उनका मौक़िफ़ नहीं ले सके। इन केस ये कत्ल साबित ही नहीं होता तो जितने नॉमिनेटेड बंदे हैं जो हिरासत में लिए गए हुए हैं उनके ऊपर तो पूरे गांव में पूरी बरादरी के अंदर धब्बा लग गया कि वो कातिल हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है? देखिए जी, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हमें PPC 182 बड़ी वीक रेमेडी देती है। 182 के अंदर सिर्फ 6 महीने कैद है। अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठी FIR दर्ज करवाते हैं और कल को आप वो मुलज़म बेगुनाह साबित हो जाता है तो उसके पास मैक्सिमम जो बड़ी रेमेडी है वो क्या है, वो 182 है। वैसे तो 250 CRPC 211 CRPC भी मौजूद हैं, लेकिन वो यहाँ पे चूँकि प्रैक्टिस नहीं है उन चीज़ों की, 182 की प्रैक्टिस है। अब 182 में क्या होता है, एक कलंदरा बना के SHO भेज देता है कोर्ट के एंड पे कि जी इसको आप देखें कि इसने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है नहीं दी है, तो वो कलंदरे में वो चीज़ नहीं होती। हम जो माहिर कानून जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वो यही कहते हैं कि 182 में कम अज़ कम 10 साल सज़ा होनी चाहिए, जिससे जो झूठी FIR कराने वाले हैं कम अज़ कम उनको ये डर हो कि अगर हमने किसी का झूठा नाम लिया, कल को वो एक्विट हो गया या बेगुनाह साबित हो गया तो हमारे खिलाफ 10 साल कैद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ फ़ाहद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, क्रिमिनल लॉयर भी हैं। उनका मानना ये है कि एक FIR जो है वो उसका मतन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि केस जो है वो उसके ऊपर रिलाई कर रहा होता है और उसको लेके चलना होता है। पहली गलती मुद्दइयों की जानिब से जो है वो वीक मतन की सूरत में है। दूसरा ये कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, आपने माहिर नफ्सियात की गुफ्तगू भी सुनी, उनका भी यही कहना था कि जब केसेस तवील मुद्दत तक हल नहीं होते, तवील मुद्दत तक उनका फ़ैसला नहीं होता तो पार्टियां जो है वो कानून को अपने हाथ में ले लेती हैं और फिर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। अगर केसों के फ़ैसले जल्दी होना शुरू हो जाएं तो बहुत हद तक इस तरह की कत्ल वगैरह जो है वो रोकी जा सकती है। साथ ही साथ आपने हाफिज़ फ़ाहद साहब की गुफ्तगू सुनी कि अगर इस केस के अंदर ये साबित हो जाता है कि मरने वाले जो हैं वो तबई मौत पर है, यानी उस लड़ाई झगड़े के अंदर उनको यानी हार्ट फेलियर हो गया या कोई और वजह बनी जो कि तबई मौत से रेलेवेंट होगी, यानी अगर गला दबाना साबित नहीं होता या जो ज़रबे वो बता रहे हैं सीने पे और जिस्म के दीगर हिस्सों पे वो साबित नहीं होते तो ये लोग बरी हो जाएंगे और झूठी FIR कराने वाले को मैक्सिमम 6 महीने सज़ा होगी। इनका मानना यह है कि उन सज़ाओं को भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि अगर कोई शख्स गलत इंटेंशन के साथ जाली या झूठी FIR दर्ज कराता है तो उसको ये डर हो कि उसको झूठी FIR साबित होने पर कम से कम 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा जो है वो हो सकती है। केस की अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, फ्रांसिक रिपोर्ट्स आना बाकी हैं और जब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये
मौक़िफ़ देना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उनका कहना है कि जैसे रिपोर्ट्स आएंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मकतूल शरीफ की वजह मौत क्या बनी है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।